वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, जैसे हम थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करते हैं बायोलॉजी में, उसके बाद हम एमसीक्यू लगाते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे कि हम 25 प्लस क्वेश्चन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत सारे थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट कर लिया, बहुत सारे टॉपिक है जो थ्योरी को हमने कर लिया है। उसमें से कुछ जो एमसीक्यू थे हमने लगा लिए हैं, ये पार्ट 2 है, यानी दूसरे ये वीडियो है। पहले वीडियो को हमने लगा लिया है, जो कि उसमें 25 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए थे। बाकी के इसमें हम 25 क्वेश्चन ऐड करके चलेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बता दें कि थ्योरी सेक्शन के पढ़ने के बाद जो डाउट रह जाते हैं वो एमसीक्यू लगाने से क्लियर हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, एमसीक्यू लगाने के फायदे हैं कि जैसे कि हम इसमें क्वेश्चन को ऐड किए हैं जो प्रीवियस में आए हुए हैं, और साथ ही साथ जो आने वाले एग्जाम जो होंगे एग्जाम, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं। क्वेश्चन का सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको जो थ्योरी को पढ़े हैं आप अपने आप को इसमें जांच सकेंगे कि हमने थ्योरी को कितना कंप्लीट किया है, और साथ में थ्योरी कंप्लीट करने के बाद कितना क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, तभी आप जो थ्योरी को किए हैं और जो आप एमसीक्यू करेंगे तो आपको पूरा चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आइए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शैवाल का उपयोग कृषि में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी एनाबिना। तो फ्रेंड्स, एनाबिना एक शैवाल होता है, एक एल्गी होता है जिसे कृषि में उपयोग किया जाता है। कृषि में उपयोग का मतलब यहाँ पे है कि जो एनाबिना होता है, जो फसल उगाया जाता है उसमें नाइट्रोजनीकरण स्थितिकरण का काम एनाबिना करता है, जो कि एक शैवाल होता है। और बाकी हम पोरीफेरा की बात कर ले तो पोरीफेरा एक फाइलम होता है। जैसे कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का एक ये पार्ट है पोरीफेरा। इसमें बहुत सारे इसमें जंतु आते हैं। और हम यहाँ पे कोरलेरा यानी दूसरे ऑप्शन की बात करें तो कोरलेला एक ऐसा शैवाल होता है, ये भी एक शैवाल है जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं इसका प्रयोग करते हैं भोजन के रूप में। और इस शैवाल को अपने अंतरिक्ष यान में उगाते हैं और इसी का भोजन करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, जिसके कारण इस शैवाल का उपयोग करते हैं कोरलेला का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सजीव और निर्जीव जगत के बीच की कड़ी होते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ए में क्या है, विषाणु। विषाणु को सजीव और निर्जीव जगत के बीच की कड़ी माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि विषाणु का जो बिहेव है डबल बिहेव होता है। मतलब कि इसके डबल बिहेव की बात कर ले हम, तो ये अगर ये निर्जीव सेल के अगर रहता है, निर्जीव एटमॉस्फेयर में रहता है या फिर अकेला रहता है, तो वहाँ पे ये निर्जीव की तरह बिहेव करता है। अगर जब ही ये एक्टिव सेल के अंदर, यानी वहाँ पे अगर लिविंग सेल के अंदर ये प्रवेश कर जाता है या साथ में मिल जाता है, तो वहाँ पे फिर लिविंग सेल की तरह, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह विषाणु जो है वायरस बिहेव करने लगता है। यानी उसके अंदर गुण एक जीवित जंतु जो होते हैं, जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं, उस तरह का बिहेव करने लगता है। तो इसलिए इसमें डबल नेचर पाया जाता है, जिसके कारण सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी विषाणु जो वायरस होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेड़ की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा कार्टियोकोलस। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले लाइकेन की बात कर लेते हैं। तो लाइकन जो है एल्गी और फंगी का दोनों का मिलकर लाइकेन बनता है। लाइकन कोई एक चीज़ नहीं होता है, इसमें 2 चीज़ें मिली होती हैं। कौन कौन से, एल्गी बोले तो शैवाल और दूसरा फंगी बोले तो कवक। ये दोनों के सहयोग से ये सहजीविता का बनाते हैं, ये सिम्बायोटिक बनाते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जैसे कि हम बात कर लें, शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और जो कवक है वो पृथ्वी से या जल से खनिज लवण लेकर एक दूसरे को क्या करते हैं, भोजन प्राप्त कराते हैं और एक जीवित रहते हैं और एक सफल जीव बनते हैं। अगर यहीं पे और लाइकेन की बात कर लें तो ये उन स्थानों पे उगते हैं जहाँ पे प्रदूषण कम होता है। ये प्रदूषण वाले एरिया में नहीं उगते, तो इसको प्रदूषण के सूचक भी कहते हैं लाइकेन को। यहीं पे हम और बात कर लें कि माइक्रोबियाट, ये भी एक क्या है, शैवाल है। और जैंथोमोनास की बात कर लें तो ये भी एक शैवाल है। तो इस तरह से तीसरे क्वेश्चन को हमने देख लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्नलिखित में से किसका उपचयन होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास 4 ऑप्शन है। राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी जब हम थ्योरी सेक्शन को पढ़ रहे थे तो उपचयन और अपचयन 2 चीज़ें हमने पढ़ा था। तो जल का उपचयन होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और हम बात कर लें
कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे शर्करा बनता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया दोनों चीज़ों के उपचयन और अपचयन। उपचयन में क्या होता है, जल का जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें तो यहाँ पे इसका क्या होता है, अपचयन होता है, इससे क्या बनता है, शर्करा बनता है। तो राइट आंसर, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी जल। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होता है। तो फ्रेंड्स, क्रेब्स चक्र आप जानते हैं कि क्रेब्स जो चक्र होता है उसमें क्या होता है, एटीपी के 38 उसमें मॉलिक्यूल बनते हैं। यह क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, तो ये हमारा इसमें 4 ऑप्शन है, राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी माइटोकांड्रिया में जो क्रेब्स चक्र है उसका वहाँ पे उस क्रिया का संपन्न होता है, जिससे कि 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, अणु बनते हैं, जो कि हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं, डेली के वर्क डन जो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर 5 का कौन सा हो जाएगा, ए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरोबिक अम्ल का विखंडन होता है, तो यह किसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरोबिक अम्ल का विखंडन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसका ब्रेक डाउन होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में यह विखंडित हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेफड़े में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है। तो फ्रेंड्स, हम जब थ्योरी सेक्शन को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों को भी, जो लंग्स के बारे में था उन चीज़ों को पढ़ा था, एक एक चीज़ के पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो फेफड़ा होता है अधिकतम उसमें 11 लीटर क्यूबिक इसमें धारण करने की क्षमता होती है, क्योंकि फ्रेंड्स जो क्यूबिक लीटर होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो उसकी वॉल्यूम कितनी है, 11 लीटर धारण करने की क्षमता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जैसे कि पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, हृदय की क्रिया पर, फेफड़े पर या धमनियों पर। तो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करना, ये किस पे निर्भर करता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी हीमोग्लोबिन पे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम थ्योरी सेक्शन को पढ़ा था वहाँ पे, जैसे कि जो ऑक्सीजन CO2 और O2 का एक्सचेंज हो रहा था, विनिमय हो रहा था, वो कहाँ पे हो रहा था, लंग्स में हो रहा था। और जो वहाँ पे एक्सचेंज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से एग्जिट हो रहा था, यानी नाक के द्वारा वायुमंडल में चला जा रहा था, और वहाँ पे जो फेफड़ा था, लंग्स था, उससे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आ रहा था, ब्लड के माध्यम से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँच रही थी। तो किसके माध्यम से इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, O2 का, हमने पढ़ा था वहाँ पे कि जो हीमोग्लोबिन है उसके माध्यम से वहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है लंग्स में ऑक्सीजन को आने से, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है विभिन्न सेल्स के पास पहुँचते हैं ब्लड के माध्यम से, वहाँ पे उसका ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन का, और वहाँ पे ऑक्सीकरण क्रिया होती है, जिससे हमें एनर्जी उत्पन्न होता है, एटीपी के अणु उत्पन्न होते हैं वहाँ पे, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे को लंबा करने में मदद करता है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी जेब्रिलिन। तो जो जेब्रिलिन होता है हार्मोन, जो बौने पौधे होते हैं उनको ये बढ़ाने का काम करता है। और फ्रेंड्स, अगर जो बौने पौधे हैं जिनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, अगर जेब्रिलिन हार्मोन का अगर उन्हें अगर दे दिया जाए जेब्रिलिन हार्मोन किसी माध्यम से, तो क्या है, वो बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं, उनकी वृद्धि बहुत तीव्र होने लगती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, यानी जेब्रिलिन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा एरोसिल। फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात कर लें कि जो डीएनए होते हैं उसमें 4 टाइप के क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है, एडिनिन, गुआनिन और थाइमिन, और चौथे की बात कर लें तो साइटोसिन। लेकिन जो ये एरोसिल है ये क्या है, ये कोई डीएनए इसमें डीएनए ये क्या है, कोई हार्मोन उपस्थित नहीं है, बाकी की ये जो हैं ये सब डीएनए में उपस्थित होते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कौन सी क्रिया को आक्सी तथा अनाक्सी का कॉमन स्टेप माना जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम जानते हैं कि क्रियाएं दो तरह के हमारे बॉडी में होती है, एक आक्सी एक अनाक्सी। आक्सी क्रिया क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अनाक्सी क्रिया की बात करें तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। लेकिन अनाक्सी के उपस्थिति में तो होता है, ये क्रिया तो होता ही है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। लेकिन होता किसके उपस्थिति में है? तो ये फ्रेंड्स जो हमारे बॉडी में हार्मोन होते हैं उसके माध्यम से इसका क्रिया संपन्न होता है। बाकी आक्सी क्रिया की बात करें, ऑक्सीडेशन की बात करें तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी संरचना पादप कोशिकाओं में भिन्न भिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा जियो कला। यानी जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या है? जो भिन्न भिन्न पदार्थों को प्रवेश को नियंत्रित करती है। तो फ्रेंड्स सेल मेम्ब्रेन क्या है? पादप में भी पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जंतुओं में भी पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सेल के जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है वो एक पतली झिल्ली से वो आवरण रूप में ढका होता है, जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी जियोकला भी बोलते हैं उसको। जो क्या करता है, जो कोशिकाओं में प्रवेश करने लायक पदार्थ होते हैं उन्हें तो प्रवेश करने देता है, लेकिन जो अवांछनीय और जो अनलाभदायक पदार्थ होते हैं जो कि कोशिकाओं के लिए हानिकारक होते हैं, जो बड़े आकार के होते हैं, वो इस कला से, इस मेम्ब्रेन से प्रवेश नहीं कर पाते। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी जियो कला। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीली हली शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ग्लाइकोजन। तो फ्रेंड्स जो नीली हली शैवाल होती है, ब्लू एल्गी होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, तो वो क्या निर्माण करती है? ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी श्वसन क्रिया में। फ्रेंड्स जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जैसे अगला ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण में कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अंतःग्रहण की बात कर लें तो अंतःग्रहण में भोजन का निर्माण किया, भोजन को ग्रहण किया जाता है। और अवशोषण की बात करें तो जो छोटी स्टेंटाइन होता है वहाँ पे अवशोषण होता है, जो भोजन पदार्थ फाइनली वहाँ पे पाचन क्रिया संपूर्ण होती है और होने के बाद भोजन को अवशोषित करके कोशिकाओं में भेजा जाता है, यानी रक्त के माध्यम से विभिन्न कोशिकाओं तक भेजने का काम होता है अवशोषण के बाद। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? शोषण, यानी ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के जीवों का प्रयोग डूबे से हुए मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है? यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा कौन सा समूह है जो जीवों का प्रयोग डूबने से हुए मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स जो डाइटम है, इसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति जल में डूब गया, पानी में डूब गया है और उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसको कैसे पता लगाया जा सकता है? वो डाइटम के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि उसकी मृत्यु जो हुई है वो डूबने से हुई है। तो फ्रेंड्स डाइटम क्या है? एक समुद्र में पाए जाने वाला एक घास है, एक शैवाल की तरह भी उगता है, जो कि क्या है? समुद्री जीव इसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और इसी के माध्यम से समुद्री जीव ज़्यादा जीवित रहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाइटम। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ग्लूटीन। तो फ्रेंड्स जो ग्लूटीन होता है वो क्या करता है? रोटी को बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ होता है। ग्लूटीन के माध्यम से भी क्या है, जो रोटी होता है, रोटी को अगर ऐसे खाया जाए केवल रोटी रोटी, तो रोटी को क्या है? थोड़ा सा मिठास आ जाता है। तो वो किसके कारण होता है? ग्लूटीन जो होता है प्रोटीन के कारण उसमें, जिसके कारण रोटी मीठापन लगता है रोटी में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की जड़ों का कार्य नहीं है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा ऐसा पार्ट दिया हुआ है, जो 4 ऑप्शन है हमारे पास, कि पौधे का जड़ों का कार्य नहीं है। तो जैसे कि हम बात कर ले ऑप्शन ए में पोषक तत्वों का अवशोषण, तो पोषक तत्वों का अवशोषण जड़ों के माध्यम से होता है। बी की बात कर लें ऑप्शन बी, तो जल का अवशोषण, तो जड़ों के माध्यम से, रूट्स के माध्यम से जल का भी अवशोषण होता है। सी की बात कर लें प्रकाश संश्लेषण,
तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि जड़ के माध्यम से कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता। ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो लीफ के माध्यम से होता है, यानी पत्तियों के माध्यम से होता है, और कुछ जो स्टेम होते हैं, जो हरे भाग होते हैं स्टेम के, उसके माध्यम से भी कुछ हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ हम जड़ की बात करें तो जड़ में बिल्कुल ही कोई यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होता है। अगला हम बात करते हैं डी का, तो पौधे को सहारा प्रदान करना। तो जो जड़ होते हैं पौधे को सहारा प्रदान करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन ऐसा है जो जड़ों का कार्य नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जड़ों में नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शरीर के अंगों के उपयोग और अनुपयोग से शारीरिक परिवर्तन होता है, यह सिद्धांत किसने दिया? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ए यानी लैमार्क हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो लैमार्क थे उन्होंने बताया था अपने सिद्धांत में कि जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, उनका अंग जो जितना ज़्यादा प्रयोग करते हैं उनका उतना विकास होता है, और फिर उनके दूसरे अगर बात करें तो दूसरे पीढ़ी में भी चला जाता है जिन अंगों का ज़्यादा विकास करते हैं। लेकिन जिन अंगों का वो ज़्यादा उपयोग नहीं करते उनका धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, और विलुप्त होने के बाद बिल्कुल विलुप्त हो जाता है और दूसरे पीढ़ी में बिल्कुल ही नहीं जाता। यानी इन्होंने बताया था कि जिन अंगों का ज़्यादा उपयोग होता है वो ज़्यादा विकास कर जाते हैं और दूसरे पीढ़ी में भी वो अंग देखने को मिल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर लैमार्क हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी वर्ग का नहीं है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स जैसे कि व्हेल की बात कर लें तो जो ब्लू व्हेल मछली है वो अभी क्या है, एक स्तनपायी है। अगर यहीं पे हम चमगादड़ की बात कर लें तो ये भी क्या है, ये भी एक स्तनपायी है। और यहाँ पे हम सील की बात कर लें तो सील भी क्या है, एक समुद्री जीव है जो कि एक स्तनपायी है। और अगर यहाँ पे हम समुद्री घोड़ा यानी हिप्पोकैम्पस की बात कर लें तो यह क्या है, एक स्तनपायी, यह भी समुद्री एक जंतु है लेकिन यह स्तनपायी नहीं है। तो राइट आंसर डी यानी समुद्री घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, मानव में शरीर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है? ठीक है फ्रेंड्स, यानी मानव शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है किसके माध्यम से होता है? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। जैसे ए की बात करें तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से, बी की बात करें तो प्लाज्मा, और सी की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और डी हमारा है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन सभी के माध्यम से होता है। जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, और इसमें से 3 है। जैसे हीमोग्लोबिन के माध्यम से भी कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ मात्रा जैसे कि 10 से 15% हीमोग्लोबिन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। प्लाज्मा में भी होता है कुछ ऐसी 20 से 25%, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होता है, 70 से 80% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन बाई कार्बोनेट के रूप में हमारे ब्लड के माध्यम से ये हमारे बॉडी से एग्जिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है, तीनों के माध्यम से हो जाएगा, किसी में कम किसी में ज़्यादा होता है जो 3 ऑप्शन दिए हुए, तो उपयुक्त सभी यहाँ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से स्तनधारियों का कौन सा वर्ग अंडा देता है? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी प्रोथीरिया। जो प्रोथीरिया जो सब फाइलम है, इसमें जो जंतु आते हैं वो क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। बाकी हम मेटाथीरिया और यूथीरिया की बात कर लें तो ये अंडे नहीं देते हैं। जैसे कि हम एक से एग्जाम्पल की बात कर लें तो एकिडना हो गया, प्लेटिपस हो गया, ये जंतु हैं जो स्तनपायी हैं लेकिन ये अंडे देते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 22, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तक शरीर को सुरक्षा कवच प्रदान करता है? फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तर हो गया है, यहाँ पे उत्तक होना चाहिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक है जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ए यानी उपकला उत्तक। उपकला उत्तक को एपिथीलियम उत्तक भी कहते हैं, जो कि हमारे शरीर को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि उपकला यानी एपिथीलियम टिश्यू की बात करें तो जैसे हमारे त्वचा है इसमें क्या है, एपिथीलियम उत्तक पाया जाता है। एपिथीलियम उत्तक की और बात कर लें तो इसका मुख्य और भी कार्य होते हैं, जैसे कि हम ये क्या है, उत्सर्जी पदार्थों को भी बाहर निकालने का काम करता है। और क्या, और कुछ जंतुओं में यह जो एपिथीलियम ऊतक होता है उनको शोषण लेने में भी काम करता है। जैसे कि हम इंसेक्ट की बात कर लें, जैसे आर्थ्रोपोडा के जंतु हैं,
वो क्या करते हैं, अपने जो सतह होता है, अपने जो त्वचा होता है उसके माध्यम से भी वो शोषण करते हैं। और जैसे हम अगले ऑप्शन की बात कर लें, जैसे संयोजी ऊतक, तो हम ब्लड को, रक्त को, या फिर स्केलेटन जो होता है, बोन्स होते हैं, उनको संयोजी ऊतक कहते हैं। तंत्रिका ऊतक की बात करें तो जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है वो तंत्रिका ऊतक उसको कंट्रोल करता है। हृदय ऊतक की बात कर लें तो जो कार्डियक जो टिश्यू होते हैं वो हमारे हृदय में पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से क्या है, एक बहुत सारे टिश्यू मिलके एक हृदय का निर्माण करते हैं। तो इस तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी उपकला ऊतक। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फेफड़े का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होता है। जो लंग्स होता है फ्रेंड्स, उसका स्ट्रक्चरल एवं जो फंक्शनल यूनिट होता है उसका क्या होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी एल्वुलाई। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम थ्योरी सेक्शन में पढ़ रहे थे, खास तौर से अगर लंग्स की बात करें तो लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे कि लंग्स क्या था, बहुत छोटे छोटे कुपिकाएँ। जिसे एल्वुलाई की बात करें तो रक्त कुपिकाएँ जो होती हैं लंग्स में वो फैली होती हैं, जिसे हम एल्वुलाई कहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई की बात कर लें तो एल्वुलाई होता है, और संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई की बात कर लें तो यही होता है एल्वुलाई, यानी रक्त कुपिकाएँ, इसको हिंदी में बोलें तो रक्त कुपिकाएँ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि स्टर्नम क्या होता है। तो फ्रेंड्स स्टर्नम के बारे में हम जब स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें हमने जो स्टर्नम है और बाकी के बहुत सारे चीज़ों को हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ों से पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी पसलियों को जोड़ने वाली जो अस्थि होती है, यानी जो रिब्स होते हैं, रिब्स को ज्वाइंट्स करने वाली जो बोन्स होता है उसको बोलते हैं स्टर्नम। जो कि हम जानते हैं कि 12 जोड़ी जो है क्या होते हैं, रिब्स होते हैं, यानी 24 रिब्स होते हैं, पसलियाँ होती हैं, जिनको क्या है, चेस्ट की अगर फ्रंट साइड में बात करें तो वहाँ पे क्या है, उन जो 24 होते हैं उन पसलियों को जोड़ने का काम करती है स्टर्नम। स्टर्नम को अगर हिंदी में बोलें, क्योंकि फ्रेंड्स स्टर्नम बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और ज़्यादातर यह इसका नाम इंग्लिश में ही पूछता है। अगर हिंदी में इसकी बात कर लें तो इसका हिंदी में नाम होता है उरोस्ती भी इसको कहते हैं। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, हिंदी में भी पूछ सकता है और इंग्लिश में भी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी पसली। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे 24 तक क्वेश्चन हो गए। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि निम्न में से कौन भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग वसा में परिवर्तित कर देता है। तो फ्रेंड्स हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि हमारे अगर शरीर में बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने लगती है तो जो वसा होता है उसको कन्वर्ट करके वो कार्बोहाइड्रेट में बदल देती है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी लीवर ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी में जो कि क्या है, वसा को कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट में। और हमें क्या मिलता है फिर, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे हमारे बॉडी से कम होने लगता है और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। तो वो कार्बोहाइड्रेट का पूर्ति करने के लिए लीवर जो है वसा को कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट में कर देती है, और हमारे जो दैनिक कार्य के लिए जो ऊर्जा आवश्यकता होती है वो हमें आवश्यकता पूर्ति होती रहती है इस माध्यम से। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी पैंक्रियाज। अगर इसको हिंदी में बोले तो अग्नाशय। तो फ्रेंड्स मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर लें तो लीवर होता है, अगर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर लें तो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स ये आपके क्वेश्चन थे आज के, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए हुए हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी हम वीडियो डालें। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपके पास कोई स्टडी ग्रुप है या आपका कोई फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहा है गवर्नमेंट का या फिर किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहा हो, एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप उनको भी शेयर कर दें और उस ग्रुप में भी शेयर कर दें ताकि उनके लिए भी यह वीडियो हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें। तब तक के लिए धन्यवाद।